नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव के तंज की। जानेंगे क्या गृह राज्य मंत्री का बेटा फिर जाएगा जेल, मुसलमानों को लेकर क्या बोले असम के सीएम। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे छात्राओं के हिजाब मामले की, पंजाब में नए सीएम के शपथ ग्रहण की और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी के घटते जन समर्थन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की बीजेपी को दो टूक, बोली खेल अभी बाकी है। साथ ही ममता ने विपक्ष को एकजुट होने का किया आह्वान। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में फंसे पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत, सीबीआई ने दाखिल की शशिकांत के खिलाफ चार्जशीट। 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या को लेकर कांग्रेस का केजरीवाल सरकार पर निशाना, कहा अपने वादों से मुकर गई आपकी सरकार, अब तक नहीं बढ़ाया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1039 अंक की उछाल के साथ 56,816 पर हुआ बंद। निफ्टी 312 अंक की उछाल के साथ 16,975 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ट्विटर, फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया संस्थानों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो देश में सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है, सरकार के खिलाफ होने वाले ट्वीट और पोस्ट डिलीट कर दिए जाते हैं, कई बार तो अकाउंट ही बंद कर दिया जाता है। लेकिन सरकार के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिससे साफ हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र ही अब ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के निशाने पर आ गया है, जिसे लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में आवाज उठाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फेसबुक पर भाजपा के लिए गलत तरीकों से विज्ञापन कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया गया है ताकि उसे चुनाव में फायदा मिल सके। वहीं कांग्रेस की बदनामी के लिए भी गलत खबरों को प्रसारित किया गया है। इस बात का खुलासा भारत के एक गैर लाभकारी मीडिया संगठन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का अध्ययन करने वाले एंड वॉच ने किया है। इस पड़ताल में कई खुलासों के साथ ही ये भी पता चला है कि फेसबुक ने किसी न्यूज रिपोर्ट की शक्ल में झूठा दावा करते हुए विज्ञापन चलाया। जैसे 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया और फेसबुक में इसके बाद एक विज्ञापन न्यूज की शक्ल में आया, जिसके शीर्षक में बताया गया कि प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव बम धमाके के मामले में विस्फोटक प्लांट करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल देने के आरोप से बरी कर दिया गया है, जबकि ये सरासर झूठ है। मगर इस विज्ञापन का फायदा मिला और प्रज्ञा ठाकुर जीत गई। इसी तरह अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ इसी तरह का विज्ञापन न्यूज की शक्ल में चलाया गया, जिसका शीर्षक था जब राहुल ने मसूद अजहर को जी बोला। इसे 4 दिन के अंदर करीब 6.5 लाख बार देखा गया और राहुल गांधी की छवि खराब करने में मदद मिली। एंड लाइब्रेरी के अनुसार ये दोनों विज्ञापन न्यूज पेज द्वारा दिए गए थे। न्यूज का शब्द विस्तार न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म लिमिटेड है, जो भारत के सबसे बड़े दूरसंचार और इंटरनेट समूह जियो प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसका स्वामित्व अरबपति मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह के पास है। इस पूरी पड़ताल में और भी कई गंभीर खुलासे हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि कैसे भाजपा को जिताने के लिए उद्योग जगत और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरा गठजोड़ काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने भी इस पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार को घेर लिया। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाया कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने का काम कर रही है। वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां सभी पार्टियों को समान अवसर प्रदान नहीं कर रही हैं। फेसबुक ने खुद अपने नियम तोड़ते हुए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार का पक्ष लिया। गलत जानकारी के चलते देश के युवाओं और बुजुर्गों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है। कंपनी इस बात से वाकिफ है, लेकिन अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी कंपनियां भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। हमें इसे बचाने की जरूरत है। सत्ता की मिलीभगत से ही ये सब कुछ किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आरोपों पर बीजेपी बौखला उठी है। पार्टी का कहना है कि हार की वजह से सोनिया गांधी ऐसी बातें कर रही हैं। अब भले ही बीजेपी इन बयानों को हार से जोड़ रही हो, लेकिन हकीकत तो कई बार अखबारों और रिपोर्ट्स में सामने आ चुकी है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या वाकई सोशल मीडिया के सहारे सत्ता हासिल कर रही है बीजेपी।
देश में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना होता है। जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता। द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आती है जिसका प्रचार खुद पीएम भी करने में जुट जाते हैं। चुनाव चल रहा हो तो महंगाई कंट्रोल में होती है, चुनाव खत्म हो तो महंगाई बेलगाम हो जाती है। इन मुद्दों को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कहा है अखिलेश ने, देखिए ये रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए खूब मेहनत की, योगी सरकार की खामियों को उजागर किया, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर जनता को जागरूक करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका कोई दांव काम नहीं आया और बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड जीत गया। भले ही जीत बीजेपी को मिली, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी पहले के मुकाबले कमजोर और सपा मजबूत हुई है। ऐसे में अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सपा ने अभी से योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने महंगाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही भाजपा ने होली के त्योहार पर महंगाई का तोहफा देकर अपने मतदाताओं का कर्ज उतार दिया है। आटा, मैदा, तेल, घी समेत सब कुछ महंगा हो गया है। 2024 में जनता भाजपा को करारा सबक सिखाएगी। इतना ही नहीं, योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, एकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदल दिया गया। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसलिए उस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है जो सपा शासन में बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कश्मीर फाइल्स पर फिल्म बन रही है तो लखीमपुर फाइल्स पर भी फिल्म बननी चाहिए। पड़ोसी जिला जहां किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी जान ले ली गई, इसलिए लखीमपुर फाइल्स पर भी फिल्म बने। अखिलेश यादव लखीमपुर फाइल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी को पता है कि इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत शायद ही किसी फिल्मकार में होगी, क्योंकि लखीमपुर की जिस घटना की बात अखिलेश ने की, उस घटना का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्र जेल में नहीं बल्कि खुली हवा में सांस ले रहा है। हाई कोर्ट से उसे जमानत मिली हुई है, लेकिन आशीष को फिर से जेल भेजने की तैयारी भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। 3 अक्टूबर 2022 को यूपी के लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू की गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे 4 किसानों की जान चली गई। घटना में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर सहित 4 और लोग मारे गए। इस मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आशीष मिश्र मोनू को मुख्य आरोपी माना है। मोनू को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में आसानी से छोड़ दिया गया। उसे आसानी से जमानत मिल गई। किसानों की जान लेने वाला मुख्य आरोपी जेल से बाहर है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उन्होंने इंसाफ के लिए देश की सर्वोच्च अदालत से गुहार लगाई है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत को क्यों न खत्म कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। पीड़ितों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि जिस तरह का अपराध हुआ था उसकी गंभीरता के मद्देनजर हाईकोर्ट का आदेश ही गलत था। इसके साथ ही भूषण ने सुनवाई से पहले घटना के गवाह पर जानलेवा हमले का आरोप भी लगाया था। इस हाई प्रोफाइल मामले को उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाते हुए केस दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने होली की छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई की तारीख दी है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी, जिसके विरोध में पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती दी थी। ऐसे में अब आशीष मिश्र के साथ साथ योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट की सख्त टिप्पणी से साफ है कि यूपी सरकार आशीष मिश्र का बचाव कर रही है। ऐसे में सवाल योगी सरकार पर भी उठ रहे हैं। सवालों में बीजेपी की असम सरकार भी आती दिख रही है। खास तौर पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर बयान देते रहे हैं, उससे बीजेपी सरकार की नीति ही सवालों के घेरे में है। और अब हिमंता ने मुसलमानों को लेकर जो कहा, उससे नया विवाद शुरू हो गया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर चर्चाओं में हैं। हिमंता ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया है। असम के सीएम हिमंता का मानना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग दुर्व्यवहार करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में परेशानी खड़ी करते हैं। असम विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हिमंता ने कहा कि अल्पसंख्यक अब बहुसंख्यक हो गए हैं। वे राज्य की जनसंख्या का 30 से 35% हैं।
1 करोड़ की आबादी के साथ अब वो सबसे बड़ा समुदाय हैं। सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, हिमंता बिस्व शर्मा ने कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं क्या असम के लोगों का भी कश्मीरी पंडितों के समान ही हश्र होगा। हमारी आशंकाओं को दूर करना मुसलमानों का कर्तव्य है। वैसे मुस्लिमों को लेकर उनका ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है जिस पर विवाद हुआ हो। हिमंता ने अपने हालिया बयानों में कहा था कि दरांग जिले के गुरुखुटी में चलाया गया अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान साल 1983 में असम आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं का बदला था, जिसके खिलाफ हिमंता के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब एक बार फिर हिमंता अपने विवादित बयानों को लेकर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ना तो सरकार की कोई जिम्मेदारी है और ना ही बहुसंख्यकों की। बीजेपी सरकार के निशाने पर सिर्फ असम में ही मुसलमान नहीं है, कर्नाटक में भी सरकार के इशारे पर कुछ ऐसे ही काम हो रहे हैं। छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल आने पर रोक लगा दी गई है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो कब से शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूलों में यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से कोई इनकार नहीं कर सकता। कॉलेज में हिजाब पर रोक के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। छात्राओं ने भी साफ कर दिया है कि हिजाब के बिना कॉलेज नहीं जाएंगी। ऐसे में हिजाब पर सियासत और घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगा। मंगलवार को आए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं के वकील ने मामले पर सोमवार को ही सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि तारीख बाद में तय की जाएगी। हाईकोर्ट का फैसला आते ही कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली 2 छात्राओं निबा नाज और मनाल ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसके अलावा फातिमा सिफत समेत कई और छात्राओं ने भी मंगलवार को ही याचिका दाखिल कर दी। इन याचिकाओं में हाईकोर्ट का फैसला रद्द करने की मांग की गई है। कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को हासिल धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन करता है। जिस तरह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है, उसी तरह मुस्लिम लड़कियों को भी स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से नहीं रोका जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और देवदत्त कामत सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने मामला फौरन सुने जाने की मांग की थी और कहा कि कॉलेज की परीक्षाएं चल रही हैं, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक जरूरी है। इस मामले पर चीफ जस्टिस ने होली के बाद सुनवाई का आश्वासन दिया। हेगड़े ने अपील की कि इसे छुट्टी के फौरन बाद सोमवार को ही सुन लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने तुरंत कोई तारीख देने से मना कर दिया। कहा कि सुनवाई की तारीख की जानकारी बाद में दी जाएगी। फिलहाल कोर्ट से बाहर भी हिजाब विवाद पर जमकर सियासत की जा रही है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लासरूम में हिजाब को अनुमति नहीं दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, इस पर पूरे देश की नजरें हैं। नजरें आज पंजाब पर भी थी, क्योंकि पंजाब में आज नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था। भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ ली और इसके लिए उन्होंने जगह चुनी शहीद भगत सिंह के पैतृक गाँव को। हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को जीत मिली। इस जीत के बाद आज नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें आप विधायक भगवंत मान को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। भगवंत मान पंजाब के 17वें सीएम बन गए। उन्होंने आज अकेले ही पद और गोपनीयता की शपथ ली। मान सूबे के दूसरे सबसे युवा सीएम हैं। मान का शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह नगर जिले में स्थित खटकड़ कला गाँव में हुआ, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का पैतृक गाँव है। इस समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। शपथ लेने के बाद भगवंत मान ने अपने विधायकों को सलाह देते हुए कहा कि नवनिर्वाचित विधायक अभिमान ना करें, बल्कि उनका भी सम्मान करें जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा, एक एक आदमी को हमारा साथ देना होगा। मान ने कहा कि वो दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में विकास करेंगे। सूबे में अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। बता दें कि हालिया चुनावी नतीजों में पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से आपने 92 सीटों पर जीत दर्ज की है। यानी पंजाब की जनता को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि भगवंत मान के सामने कई चुनौतियां हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाती है या नहीं, और पार्टी आलाकमान का भगवंत मान को सीएम बनाने का फैसला कितना सही साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी के आधार में आई कमी की।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन बीजेपी जीत कर भी हार गई है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गया है, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो क्या कहते हैं आंकड़े, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर दोबारा काबिज हो गई है। और अगर बात करें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, तो इन राज्यों में दोबारा आकर बीजेपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि इन राज्यों का इतिहास हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रहा है। ऐसे में नतीजों के बीजेपी के पक्ष में आने से बीजेपी फूली नहीं समा रही है, लेकिन इस जीत के बाद भी बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि बढ़ गई हैं, जिसका कारण है वो आंकड़े जो चुनावी परिणाम के बाद सामने आए हैं। आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी की लोकप्रियता, या यूं कहें कि मोदी का जादू अब कम होने लगा है। और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है उत्तराखंड और यूपी में बीजेपी की सीटों में आई कमी से और विपक्षी सीटों की बढ़ोतरी से। अगर बात करें वोट शेयर की, तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। बेहतरीन जीत के बाद भी यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 2017 की तुलना में ज्यादा नहीं बढ़ सका। वहीं उत्तराखंड में भी उसका वोट शेयर पहले की तुलना में गिरा है। वोट शेयर मामले में बीजेपी के मुकाबले यूपी में सपा और उत्तराखंड में कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिला है। यूपी की बात की जाए तो यूपी में वोट शेयर बीजेपी ने इस बार 255 सीटों पर जीत हासिल की। उसका वोट शेयर 41.29% रहा। सपा ने इस बार 111 सीटें जीती। सपा का वोट शेयर 10.25% बढ़ गया। 2017 में सपा को 21.82% वोट मिले थे। सपा के साथ गठबंधन में लड़ी जयंत चौधरी की रालोद को भी फायदा पहुंचा है और पार्टी को इस बार 2.85% वोट मिले हैं। उनके वोट शेयर में 1.07% का इजाफा हुआ है। सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में वोट शेयर बीजेपी को 2.18% का नुकसान हुआ है। बीजेपी को 44.33% वोट मिले। 2017 में बीजेपी का वोट शेयर 46.51% था। कांग्रेस को इस बार 4.42% का फायदा रहा। 2017 में कांग्रेस को 33.49% वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 37.91% हो गया। अब इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि जीतने के बाद भी बीजेपी के लिए स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और वोट शेयर में आई कमी बीजेपी की घटती लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि 2024 में बीजेपी को बड़ा झटका लगना तय है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।